हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था क्या, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का इंट्रोडक्शन। तो सर आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एफटीपी। मतलब सर कौन सी बॉडी जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को देखती है, किस कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, और भी सारे डिटेल्स एंड स्कोप है ना। चलिए आगे चलते हैं, आप पढ़ते हैं आगे की क्लास में। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एफटीपी। देखिए क्या क्या बोल रहा है, कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है। कहता है एफटीपी इज फॉर्मुलेटेड, कंट्रोल्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। किसके द्वारा जो होता है जी, फॉर्मुलेट, कंट्रोल्ड और सुपरवाइज्ड बाय द डीजीएफटी। याद रखिएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो कह रहा है अटैच्ड ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक बॉडी है डीजीएफटी। कौन सा? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है, कंट्रोल करती है और सुपरवाइज करती है। आप देखिएगा ध्यान से, कह रहा है डीजीएफटी हैज सेवरल ऑफिसेस इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री व्हिच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी फॉर्म बाय द हेडक्वार्टर्स एट दिल्ली। अब देखिएगा डीजीएफटी का तो बहुत सारी जगह पे ऑफिसेस है, वो कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, बोलती है भाई साहब जो है हेडक्वार्टर दिल्ली, जो बात बोल दिया उसको वो सारी चीज क्या करती है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है और उसी पॉलिसी पे वो क्या करती है, काम करती है। कौन? डीजीएफटी के जो और भी ऑफिसेस हैं वो सारे चीज। हाँ जी सर, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए कह रहा है डीजीएफटी इशूज ऑथराइजेशन। डीजीएफटी क्या इशू करता है जी, ऑथराइजेशन। पहले इसको हम लाइसेंस बोलते थे, क्या बोलते थे, लाइसेंस। अर्लियर कॉल्ड लाइसेंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस कौन इशू करती थी, डीजीएफटी। अब इसका नाम क्या दे दिया गया, इसको बोलते हैं ऑथराइजेशन। हाँ जी क्लियर है? हाँ जी सर। कह रहा है ऑथराइजेशन मींस अ परमिशन इन टर्म्स ऑफ एफटीडीआर एक्ट टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट व्हिच इज एप्लीकेबल ओनली स्पेसिफिक गुड्स व्हिच आर रेस्ट्रिक्टेड। बोल रहा है क्या, ऑथराइजेशन का क्या मतलब हुआ सर? ऑथराइजेशन का मतलब कि परमिशन मिलना फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के तहत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए तीन तरह की चीजें बनी है, क्या, एक प्रोहिबिटेड, एक रिस्ट्रिक्टेड और एक क्या, एक फ्री। तो फ्री में क्या होता था कि उसमें गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड, जो रिस्ट्रिक्टेड में था वो गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। प्रोहिबिटेड तो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड था, बना था नहीं। तो वही यहां कह रहा है कि ऑथराइजेशन किसका मिलना, परमिशन उसका लेना जो एफटीडीआर एक्ट यानी कि फॉरेन ट्रेड और रेगुलेशन डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के तहत स्पेसिफाइड गुड्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड है, उसको क्या करना, उसके लिए परमिशन लेना नहीं। हाँ कह रहा है इट ऑल्सो ग्रांट्स इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। एक क्या करता है, डीजीएफटी एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड भी देता है ना। उसके बाद क्या है, कह रहा है नंबर्स टू द इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट विदाउट आईईसी नंबर इज नॉट परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। देखिए जी, किसी भी हालत में इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपके पास ये नंबर है, नंबर नहीं है, तो आप क्यों नहीं एग्जेम्प्टेड हो, किसी भी चीज में आपको अलाउड नहीं है क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। तो ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट है क्या, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर है ना, कोड सॉरी। अब चलें, कह रहा है डिसीजन ऑफ डीजीएफटी इज फाइनल एंड बाइंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन of any provision of foreign trade policy, classification of any item in ITCHS, content, scope or any issue, authorization in issue under FTP। बोल रहा है डीजीएफटी फाइनल और बाइंडिंग रिस्पेक्ट है ऑफ इंटरप्रिटेशन है। कोई भी प्रोविजन अगर एफटीपी की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनी आइटम्स होता है, कंटेंट, स्कोप या एनी ऑथराइजेशन होता है, तो सारा कौन देखता है, डीजीएफटी देखता है। हाँ जी सर। देखिए ये तो हो गया आपका डीजीएफटी, किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करती है जी। अब इसके साथ कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो इनके साथ मिलके चलाती हैं। कह रहा है इसके साथ कौन सी अदर अथॉरिटीज इन्वॉल्व है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला अथॉरिटी बोल रहा है थ्रू द एफटीपी इज फॉर्मुलेटेड बाय डीजीएफटी, इट इज एडमिनिस्टर्ड
क्लोज कोऑर्डिनेशन विद अदर एजेंसीज। बोल रहा है डीजीएफटी तो देख रही है फॉर एफटीपी को, लेकिन इसके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन है कुछ अदर एजेंसीज का। कह रहा है अदर इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज डीलिंग विद एफटीपीआर, कौन सी बॉडीज है इसके साथ अदर अथॉरिटीज। देखिए एक एक करके। सबसे पहली बॉडी जो है वो उसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी। तो क्या करती है सीबीआईसी? कह रहा है सीबीआईसी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। और इसके दो डिपार्टमेंट है, क्या? इट्स टू डिपार्टमेंट, एक तो कस्टम और एनजीएसटी फैसिलिटेट इन इंप्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ द एफटीपी। बोल रहा है कस्टम डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट गुड्स आफ्टर देयर वैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। देखिए जी दो डिपार्टमेंट इसके अंदर, किसके अंदर? सीबीआईसी के अंदर, एक क्या कस्टम और एक जीएसटी। तो कस्टम किसके लिए है? कस्टम सर जो भी क्लियरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वैल्यूएशन और एग्जामिनेशन करने के बाद उसका ये क्या करता है? क्लियरेंस करता है। कौन? कस्टम डिपार्टमेंट। कह रहा है कस्टम अथॉरिटीज फॉलो द पॉलिसी फॉर्म बाय द डीजीएफटी व्हाइल क्लियरिंग द इंपोर्टेंट एक्सपोर्टेड गुड्स। देखिए डीजीएफटी मेन रेगुलेटर है, तो उसकी जो भी पॉलिसीज होंगी उसको फॉलो कौन करता है? कस्टम अथॉरिटी फॉलो करते हैं उसको। किस लिए? क्लियर करने के लिए, क्या? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या गुड्स का। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब क्या कह रहा है? सिंस देयर इज अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स एंड अल्कोहलिक लिकर, तो सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटीज नीड टू बी इन्वॉल्व फॉर ऑल द मैटर्स ऑफ एक्सपोर्ट वेयर गुड्स हैव टू बी क्लियर्ड विदाउट पेमेंट ऑफ विद और विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। अब देखिए कस्टम डिपार्टमेंट का क्या काम था? सर क्लियर करा देना, क्या? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें थी उसका क्लियरेंस कर देना एग्जामिनेशन और वैल्यूएशन के बाद। अब दूसरी बॉडी जो इसकी है जीएसटी, तो सर जीएसटी तो हर चीज में लगा हुआ है एक्सेप्ट क्या? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टबाको और अल्कोहलिक यानी शराब, ये तीनों को छोड़कर सब में जीएसटी लगा है। तो इन सब को लेकर जितनी भी सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है उन सब पे जीएसटी का भी रोल होता है। तो सबसे मेन बॉडी डीजीएफटी, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड रेगुलेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। अब डीजीएफटी के साथ मिलकर कुछ बॉडीज काम करती हैं। कौन कौन सा? पहला बॉडी सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। अब इसमें इसके दो बॉडी, कौन? एक तो कस्टम और दूसरा कौन? जीएसटी। तो कस्टम का काम क्लियरेंस कराना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, हाँ जी सर, और जीएसटी का काम जीएसटी लगाना, है ना, चाहे वो विद हो या विदाउट टैक्स हो, है ना, पेमेंट ऑफ जीएसटी हो, तो दोनों का काम ये है। अब तीसरी बॉडी जो है ये, सॉरी दूसरी बॉडी इसके साथ जो अदर तरीके से काम करती है डीजीएफटी के साथ, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कह रहा है आरबीआई इज द नोडल बैंक इन द कंट्री विच फॉर्मुलेट्स द पॉलिसीज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी इंक्लूडिंग पेमेंट्स एंड रिसीप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इट ऑल्सो मॉनिटर द रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स। आरबीआई वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है। आरबीआई क्या है? एक नोडल बैंक है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर सारे मेजर्स देखता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट और कितना रिसिप्ट हुआ कितना पेमेंट हुआ इसको भी लेकर चेक करता है। नहीं, हाँ जी। और तीसरा है जी स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट। अब स्टेट के जीएसटी डिपार्टमेंट अलग होते हैं। बोल रहा है टू अवॉइड द ड्यूअल कंट्रोल some taxable person are under jurisdiction of state GST authorities in the case state GST authorities are controlling authorities। बोले कुछ जगह पे स्टेट के जीएसटी अथॉरिटीज भी होते हैं जो किसके साथ मिलकर काम करते हैं? डीजीएफटी के साथ मिलकर काम करते हैं। मेन बॉडी डीजीएफटी, उसके साथ मिलकर काम करने वाली बॉडी पहले सीबीआईसी, उसके बाद आरबीआई, और थर्ड नंबर पे कौन? स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब चलें, अब देखिएगा जी कंटेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बोल रहा है भाई साहब कंटेंट क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या चीज दिया गया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। आइए एक एक करके उसकी चर्चा करते हैं। नहीं, हाँ जी सर, आइए। सबसे पहला क्या? सबसे पहला जो बॉडी है वो है कंटेंट ऑफ, बोलता था कंटेंट ऑफ एफटीपी 2015-20 आर एज फॉलोज। 2015-20 का ही सर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रहा है, हम सबको पता है। अभी क्या हो रहा है? डेट एक्सटेंड किए जा रहे हैं। नहीं, क्या बोल रहा है? देखिए कह रहा है FTP 2015-20 हैविंग 9 चैप्टर्स गिविंग बेसिक पॉलिसी। इसमें कितने चैप्टर्स है जी? 9 चैप्टर्स है। किसमें? कंटेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। 9 चैप्टर के अंतर्गत पूरा पॉलिसी को फ्रेमवर्क को बताया गया है। सर आगे देखते हैं, कह रहा दिस हैज बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टिल ऑन 1/4/2015 द एग्जिस्टिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 व्हिच वाज वैलिड टिल 31st
2021 पहले कब तक के लिए था, 31/3/2021 के लिए था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 30/9/2021 तक, उसके बाद फर्दर एक्सटेंड किया गया 31/3/2022 तक, और अभी लेटेस्टली एक्सटेंड कब कर दिया, कहां तक हो गया है, 31/3/2023 तक। ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल ये हो गया है। अब क्या, अब नेक्स्ट चलें। अब बोल रहा है कि हैंडबुक और प्रोसीजर्स, देखिएगा इसमें हैंडबुक अभी आया है, तो पहला क्या है, पहला हैंडबुक है, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर 2015-20 वॉल्यूम 1 में किसकी बात की गई है, बोल रहा है हैविंग HBP 2015-20 containing 9 chapters covering procedural aspects of policy. This has been notified by the Director General of Foreign Trade DGFT 1/4/2015. It is amended from the time to time as per requirements. Also, it contains the appendix and the Ayat Niryat forms containing various appendices in the form relating to the procedural aspects providing under the policy. बोले बहुत भाई साहब हैंडबुक 1 में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या नोटिफिकेशन DGFT ने दिया है, इसकी बात चर्चा किया है। दूसरा है हैंडबुक प्रोसीजर 2020 वॉल्यूम 2, इसमें भी किसकी बात की चर्चा की है, सायोन की भी चर्चा किया है इसने। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स of the various products are notified from time to time based on SION. Exporter are provided facility to make duty free import or of input required to manufacture export products under the duty exemption schemes like advance authorization DIFA. बोल रहा है सेकेंड ये वॉल्यूम में इन्होंने सायोन की चर्चा की है, जिसमें क्या होता है, जिसमें नोटिफाइड किया गया किसको, एक्सपोर्टर को प्रोवाइड क्या किया जाना है कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट में उसमें कोई भी ड्यूटी नहीं लगना। इसकी डिटेल में चर्चा आगे हम करेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और थर्ड जो है ITCHS क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट आइटम, व्हाट आर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी रिगार्डिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक आइटम इज गिवन इन द इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड बेस्ड ऑन हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोडिंग। याद रखिएगा ITCHS का फुल फॉर्म इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोडिंग है ना, HS कह रहा है ITCHS कोडिंग वाज अडॉप्टेड फॉर इंडिया एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑपरेशन। इंडियन कस्टम यूजेस 8 डिजिट ITCHS कोड टू सूट द नेशनल ट्रेड रिक्वायरमेंट्स। कितने डिजिट का कोड ITCHS यूज करते हैं जी, 8 डिजिट का कोड, याद रखिएगा। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है ITCHS कोड डिवाइडेड इनटू 2 शेड्यूल। अब इसको 2 शेड्यूल में बांटा गया। पहला शेड्यूल किसके लिए, इंपोर्ट पॉलिसी के लिए 2017 डिस्क्राइब द रूल्स एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू द इंपोर्ट पॉलिसीज, वेयर शेड्यूल 2 एक्सपोर्ट पॉलिसीज 2018 डिस्क्राइब द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट पॉलिसीज। देखिएगा जी ITCHS कोड को 2 भाग में बांटा गया, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट पॉलिसी को लेकर सारी प्रोविजंस है और शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर सारी प्रोविजंस है। कह रहा प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द गुड्स कैन बी इंपोर्टेड विदाउट द ऑथराइजेशन। शेड्यूल 2 कंटेन्स वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स वेयर द एक्सपोर्ट इज प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड, एक्सक्लूडिंग दोज आइटम्स एक्सपोर्ट ऑफ ऑल अदर गुड्स इज फ्री। कॉमेंट लिस्ट आल्सो प्रोवाइडेड। बोल रहा है शेड्यूल 2 में बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट जिस पर प्रोवाइडेड या प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड है, एक्सक्लूडिंग दोज आइटम, वो सारे आइटम को एक्सक्लूड करके जो एक्सपोर्ट ऑफ ऑल अदर गुड्स फ्री हैं, जो जिस पर एक्सपोर्ट क्या है पूरी तरीके से फ्री है। तो ये 2 चीज आपको क्लियर है सर। ITCHS कोड 2 तरीके का, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में क्या, शेड्यूल 1 में सर इंपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड, शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। कह रहा है एनी चेंजेस ऑफ फॉर्मुलेशन और एडिशन ऑफ न्यू कोर्स ITCHS कोर्स आर कैरिड आउट बाय द DGFT डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। कोई बोल रहा है और कोई चेंजेस या फॉर्मुलेशन करना होगा तो DGFT क्या है, उसके मेन बॉडी है। लीजिए जी, ये सारी चीजें हमें आगे पढ़नी है, उसका थोड़ा सा झलक दिखाया गया है, नहीं? हाँ जी सर। अब चले नेक्स्ट। अब है जी स्कोप ऑफ FTP। क्या स्कोप है इसमें, स्कोप क्या पढ़ना है, ये देखिएगा। ये जो 9 चैप्टर्स है ना, ये 9 चैप्टर्स को डिस्क्राइब करना है, क्योंकि यही 9 चैप्टर्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक एक करके हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको ये 9 चैप्टर्स डिस्क्राइब करेंगे। कह रहा है दीज ऑल चैप्टर्स कवर द पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ FTP। अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स में इन्हीं 9 चैप्टर्स में क्या किया गया, डिफाइन किया गया। सबसे पहला जो है वो क्या है सर, सबसे पहला लीगल फ्रेमवर्क और ट्रेड फैसिलिटेशन से लेकर पॉलिसीज आए हैं। उसके बाद क्या है, जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर है। फिर थर्ड में, चैप्टर 3 में एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम की बात कही है।
फिर 4 में ड्यूटी एग्जाम्पशन रिमिशन स्कीम्स की बात कही गई है। फिर चैप्टर 5 में एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स की बात करी गई है। चैप्टर 6 में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की, पार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स की बात की गई है। और 8 में है डीम्ड एक्सपोर्ट की, सॉरी 7 में, और 8 में जो है क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट को लेकर प्रोविजंस बनाए गए हैं। और 9 में कुछ कुछ डेफिनेशन गए हैं जिसको हमको ऑलमोस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेशन से वैसा कुछ सवाल आने वाला है नहीं। तो चलिए आज हम लोग 1 और 2 इस चैप्टर को खत्म करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क और ट्रेड फैसिलिटेशन और जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये चीज देखते हैं और उसके बाद जी आज की क्लास को करेंगे खत्म। आइएगा जी, तो पहला क्या है? पहला है लीगल फ्रेमवर्क एंड ट्रेड फैसिलिटेशन। तो सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क कौन सी बॉडी देखती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। कह रहा था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट in exercise of power conferred under the section 5 of the foreign trade development regulation act 1992। हमने पढ़ा है इसको सर कि फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के तहत ही क्या लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाता है। बिल्कुल सही, FTTR एक्ट एज अमेंडेड। कह रहा सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंफर्ड बाय द सेक्शन 5 ऑफ FTTR एक्ट 1992 एज amended from time to time reserves the right to make any amendment to the FTP by means of notification in the public इंटरेस्ट। बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है, राइट है किस चीज का, कि टाइम टू टाइम पर इसमें अमेंडमेंट करते रहे, और ये रिजर्व रखता है कि कभी भी किसी भी चीज को क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है। नहीं, हाँ जी सर। अब इसमें लीगल फ्रेमवर्क, अब आ जाइए ट्रेड फैसिलिटेशन पे। क्या क्या ट्रेड फैसिलिटेशन है देखिएगा। ट्रेड फैसिलिटेशन का ऑब्जेक्टिव्स है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं रिवाइज करने की जरूरत है, उतना ऑब्जेक्टिव्स याद नहीं होता है। देखिए दूसरा क्या बोला, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस को इजी कैसे करें उसके लिए क्या प्रोविजन बनाए गए हैं। आइए देखते हैं कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कहता है ट्रेड फैसिलिटेशन इज अ प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कटिंग डाउन द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड द टाइम, देयर बाय रेंडरिंग इंडियन एक्सपोर्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव। तो क्या करना है, ट्रेड फैसिलिटेशन क्या है, प्रायोरिटी है किसका, इंडियन गवर्नमेंट का, जिसमें क्या करेंगे हम, कटिंग डाउन करेंगे किसको, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को और टाइम को, और उसके बाद इंडियन एक्सपोर्ट्स को क्या करेंगे, ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। कह रहा द वेरियस प्रोविजंस ऑफ FTP मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन आर कंसोलिडेटेड अंडर दिस चैप्टर ऑफ द बेनिफिट ऑफ द स्टेक होल्डर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। क्या बोला, वेरियस प्रोविजंस लिए गए हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लेकर इस चैप्टर के अंतर्गत। आइए क्या कह रहा है, DGFT एज ए फैसिलिटेटर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। DGFT क्या थी, मेन बॉडी थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, हाँ जी सर थी। अब देखिए कह रहा है DGFT एज ए कमिटमेंट टू फंक्शन एज ए फैसिलिटेटर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हाँ सर, मेन बॉडी तो ये है, फैसिलिटेटर का रोल कौन प्ले करता है, DGFT, डायरेक्टर जनरल एंड फॉरेन एंड ट्रेड। कह रहा है फोकस इज ऑन गुड गवर्नेंस, फोकस किस पे, गुड गवर्नेंस पे, विच डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल डिलीवरी सिस्टम। किसके लिए डिपेंड किस पे रहता है, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल डिलीवरी सिस्टम्स के लिए। नहीं, कह रहा है इन order to facilitate international trade, DGFT consults the various export promotion councils as well as the trade and industry bodies from time to time। अलग अलग DGFT कंसल्ट किससे करता है, अलग अलग प्रमोशन काउंसिल से, अलग अलग ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडी से कंसल्ट करता है, किस चीज के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को। कौन, DGFT। तो इसमें याद करने की लाइक क्या है सर, एक तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लीजिएगा और DGFT का रोल क्या है वो दिखेगा। अब जो आया है उसमें एक एक लाइन पढ़ते जाना है और उसको समझते जाना है और उसको याद रखना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्कीम है, बॉडी क्या है, वो है निर्यात बंधु स्कीम, हैंड होल्डिंग स्कीम फॉर न्यू एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। नए नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैंड होल्डिंग स्कीम है। क्या है निर्यात बंधु स्कीम, क्या है आइए देखते हैं। कह रहा है DGFT इज इंप्लीमेंटिंग द निर्यात बंधु स्कीम फॉर मेंटरिंग न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर ऑन द एंट्रेंसेस फॉर फॉरेन ट्रेड थ्रू द काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड आउटरीच प्रोग्राम्स। निर्यात बंधु स्कीम नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए है कि भाई साहब आप क्या करिए, एक्सपोर्ट करिए, नहीं उसको मेंटोर करने के लिए, और गवर्नमेंट क्या करती है, उसको काउंसलिंग, ट्रेनिंग और आउटरीच प्रोग्राम्स से सामना कराती है, यानी ट्रेनिंग देती है। दूसरा स्कीम देखें, हाँ सर क्या कह रहा है, इश्यूज ऑफ
आईसी है ना, EIEC, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, ये भी मिला है, इशू कराना है क्या, क्या इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड आईसी इज द मैंडेटरी फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रॉम टू इंडिया एज ऑफ दिस पॉलिसी। सर आईसी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, इसको एकदम मैंडेटरी रखा गया है। कह रहा है डीजीएफटी इशूज द इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट इज EIEC फॉर इशुएंस ऑफ EIEC एन एप्लीकेशन कैन बी मेड ऑन डीजीएफटी। बोल रहा है डीजीएफटी को EIEC कौन इशू करता है, ये डीजीएफटी इशू करती है और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करती है, इसका इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, EIEC, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो EIC में करने का क्या मतलब, इसमें याद करने लायक क्या है सर, ये कौन इशू करता है, डीजीएफटी इशू करता है, बस नहीं याद रखना है, और ये मैंडेटरी है, ये डीजीएफटी इसको क्या रखा है, मैंडेटरी रखा है, तो इसमें ये याद रखिएगा बस। थर्ड है EBRC। EBRC क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा था वन प्रोमिनेंट इनिशिएटिव इन रिसेंट टाइम्स हैज बीन EBRC, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। क्या फुल फॉर्म है जी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। किसके लिए, प्रोजेक्ट ERP प्रोजेक्ट एंड इट्स सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन बाय DGFT, है ना। क्या बोला, वन ऑफ द प्रोमिनेंट इनिशिएटिव किसका, DGFT का, क्या ये EBRC। कह रहा है इट हैज इनेबल्ड DGFT टू कैप्चर डिटेल्स रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स proceeds directly from the banks through the secured electronic mode, and this has facilitated the implementation of various export promotion scheme without any physical interface or stakeholder। देखिए EBRC मतलब क्या हुआ कि एक रिसेंट टाइम में एक इनिशिएटिव लिया गया, किसके द्वारा, DGFT के द्वारा। इससे क्या फायदा है EBRC से, सर EBRC से DGFT को डायरेक्ट पता चल जाता है कि कितना एक्सपोर्ट हुआ है और कितना इंपोर्ट हुआ है, उसके लिए क्या किसी फिजिकल इंटरफेस की जरूरत नहीं पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारी चीज पता चल जाती है। अब 4 जो है 24/7 कस्टम क्लियरेंस क्या है, CBEC, है ना। CBEC इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ 24/7 कस्टम क्लियरेंस इन द ईयर 2012 फॉर फैसिलिटेड बिल्स ऑफ एंट्री एंड फैक्ट्री स्टफ्ड कंटेनर एंड गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर द फ्री शिपिंग बिल्स। At present, this facility is available into 19 seaport and 17 air cargo complex. The 24/7 custom clearance facility is now has been extended to all of the bills of entry, not only facilitated bill of entry at 19 seaport and 70 cargo complexes. Further, no MOT charges are required to be collected in respect of services provided by the custom officers at 24/7 into ports and airport। देखिएगा जी, इसका मेन पर्पस, सॉरी, इसका मेन पर्पस क्या होगा, इसका मेन पर्पस जो है वो क्या है कि 24 घंटा 7 डेज आपको क्या करना है, फैसिलिटी कस्टम क्लियरेंस के लिए काम करना है। और ये चीज अभी का कितने जगह पे अलाउड है, 19 सी पोर्ट पर और 17 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में अलाउड है। तो DGFT ने क्या किया, कस्टम क्लियरेंस में दिक्कत आ रही थी, उसके लिए क्या किया, इसमें 24/7 का कस्टम क्लियरेंस पास कर दिया, जिससे क्या हुआ, बिलिंग शिपिंग करना इजी हो गया। कभी भी क्लियरेंस को मिल जाता था, नहीं मिल जा रहा है, कब, 2012 के बाद से। तो ये वाला भी चीज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें याद क्या रखना है कि DGFT 24/7 कस्टम क्लियरेंस कराती है, कब, अभी कहां कहां करा रही है, तो 19 सीपोर्ट में और 70 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस में। अब चलिए नेक्स्ट, कह रहा है सिंगल विंडो कस्टम्स। सिंगल विंडो कस्टम क्या कहता है, कह रहा है इंडियन कस्टम हैज इंट्रोड्यूस स्विफ्ट। स्विफ्ट किसके लिए इंट्रोड्यूस किया है, फॉरेन के लिए नहीं। कह रहा है सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड 1/4/2016 से फॉर इंश्योरिंग ईज डूइंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस इजी हो जाए, इसके लिए क्या यूज किया जाता है, स्विफ्ट को यूज किया गया है। कह रहा है अंडर स्विफ्ट डिजायर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये स्विफ्ट है सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड, ट्रेड के लिए ट्रेड का ट्रांजैक्शंस करने के लिए एक चीज बनाई गई है सिंगल विंडो सिस्टम बैंकिंग में, उसको बोलते हैं स्विफ्ट। नहीं, हाँ जी सर, जैसे निफ्ट होता है, NIFT है ना, और RTGS है ना बैंक में, उसी तरह से फॉरेन के लिए बनाया गया है क्या, स्विफ्ट। कह रहा है द इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रॉनिक लॉज इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन at a single point only with the customs. The required permission, if any, from the other regulatory agencies such as animal quarantine, plant quarantine, drug controller, textile committee is obtained online without the importer exporter having separately approached these agencies। बोल रहा है
ये सारा चीज होने के बाद, स्विफ्ट आने के बाद जो रिक्वायर्ड परमिशन की जरूरत थे अदर रेगुलेटरी एजेंसी से, इसकी जरूरत अब खत्म हो गई है और डायरेक्ट ऑनलाइन विदाउट इंपोर्टर एक्सपोर्टर क्या कहते हैं सेपरेटली अप्रोच किए हुए आप डायरेक्टली इससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, है ना। हाँ जी सर, तो इसमें याद क्या रखना है, सिंगल विंडो सिस्टम, है ना। स्विफ्ट आ गया है और स्विफ्ट आने से क्या हो गया, डायरेक्टली पेमेंट हम कर सकते हैं, बिल्कुल। अब चले नेक्स्ट, कह रहा है नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन NCTF, कहता है कॉन्सिक्वेंट टू इंडिया रेटिफिकेशन ऑफ द WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, क्या बोल रहा है, इंडिया का कॉन्सिक्वेंट में रेटिफिकेशन कब, जब WTO एग्रीमेंट हुआ उस बेस पर इन अप्रैल 2016 द नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। कब हुआ था जी, इंडिया का रेटिफिकेशन WTO के एग्रीमेंट के साथ हुआ, तो उस समय एक बॉडी बनी, कौन सी, नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमिटी इज पार्ट ऑफ द मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ TFA। दिस इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन विल बी द चेयर्ड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी and its secretariat. Its secretariat will be housed within the Central Board of Excise Customs in the Director General Export Promotion, New Delhi. The defined objective behind the setting of the NCTF is to have national level body that will facilitate domestic coordination and the implementation of TFA provisions. ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये पढ़िएगा इसको ध्यान से। क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीटीएफ का, एनसीटीएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेशनल लेवल बॉडी जो फैसिलिटेट करेगी किसको, डोमेस्टिक कोऑर्डिनेशन को और इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीएफए प्रोविजंस को। ये याद करिएगा, इसमें याद करने लायक सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर, क्या बोल रहा है, इट विल लीड टू द रोल डेवलपिंग इन द पैन इंडिया रोड मैप फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन। इट विल बी इंस्ट्रूमेंटल synergizing the various trade facilitation perspective across the country and will also focus outreach programs for sensitization for stakeholders about the TFA। ये लीजिए जी, पहला चैप्टर में और भी चीजें थी लेकिन इतना आपका याद करने का था इसलिए मैंने इसमें इतना डाला है। 112 पेजेस से इसको मैंने 8-10 पेज में डिवाइड किया, तो ये आप समझ ही लो कि कितनी मेहनत हुई होगी। अब नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर चलते हैं, आइए। कह रहा है जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब जनरल प्रोविजंस क्या क्या है देखिएगा ध्यान से, क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा है चैप्टर 2 में, बोला द जनरल प्रोविजंस गवर्निंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डेल्ट विद दिस चैप्टर। इससे रिलेटेड क्या जनरल प्रोविजंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से दिए गए हैं। नहीं, पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर फ्री अनलेस रेगुलेटेड। क्या बोल रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, फ्री है। बोल रहा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शैल बी फ्री एक्सेप्ट एनी रेगुलेशन और लॉ प्रोहिबिटेड रिस्ट्रिक्टेड और एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग थ्रू द स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज एज लॉड ऑन इन इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज्ड सिस्टम ITCHS of export and import. The list of the prohibited, restricted and necessity items viewed by clicking down। देखिएगा ये साइट दिया हुआ है, अगर आपको वैसे तो जरूरत नहीं है कि इतना डिटेल में जाने का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता को परमिशन मिली है। एक तो क्या है, बोला एक तो फ्री में है, भाई कभी भी आओ कुछ भी आओ कुछ भी बेच के चले जाओ, कुछ गुड्स ऐसे भी हैं सर्विसेज। एक है प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब पूरी तरीके से बैन है, और तीसरा है रेस्ट्रिक्टेड मतलब गवर्नमेंट के परमिशन के थ्रू ही आप आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि ऐसे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्री है, लेकिन अगर कोई रेगुलेशन प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्ट करता है तो आपको परमिशन लेके आना पड़ेगा। पहला वाला ये हो गया। दूसरा क्या है, कंप्लायंस ऑफ एक्सपोर्ट कंप्लायंस ऑफ इंपोर्ट विद द डोमेस्टिक लॉज। क्या बोल रहा है, कह रहा है डोमेस्टिक लॉ हो, रूल्स हो, ऑर्डर्स हो, रेगुलेशंस हो, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो, एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड हेल्थ नॉर्म्स एप्लीकेबल टू द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स शैल अप्लाई म्यूचुअल मुटेंडीज टू इंपोर्ट अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। बोल रहा है इंपोर्ट पे क्या है, डोमेस्टिक लॉ लगाए जाते हैं। कह रहा है हाउएवर गुड्स टू बी यूटिलाइज्ड कंज्यूम्ड मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एज नोटिफाइड बाय द DGFT मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। बोल रहा है कैसे भी गुड्स जो यूटिलाइज किया गया है, कंज्यूम्ड किया है मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स का, नोटिफाइड बाय DGFT, जो DGFT ने नोटिफाइड किया है उसको एग्जाम्प्ट रखा गया है डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन से। ठीक है। अब तीसरा क्या है, ऑथोरिटी टू स्पेसिफाई प्रोसीजर्स। कौन है, कौन सी ऑथोरिटी प्रोसीजर्स के लिए देती है, कहता है DGFT में स्पेसिफाई प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय एन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर और बाय एन लाइसेंस रीजनल अथॉरिटी
or by any other authority for purposes of implementing provisions FTDR Act and the rules and the orders made thereunder under and FTP. Such procedures of annual amendments if any shall be published by means of a public notice. बोल रहा है अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर्स है तो उसके लिए क्या मेन अथॉरिटी कौन है, डीजीएफटी है। लाइसेंस देना हो, रीजनल अथॉरिटी के साथ कुछ करना हो तो उसके लिए मेन बॉडी कौन, डीजीएफटी। तो ये तो इसमें कुछ नहीं था, चलिए ये तो था बकवास। चलिए 4 नंबर पे कहता है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम या इनटू इंडिया। क्या क्या जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए जो मैंडेटरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा VVI क्या है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, बिल ऑफ लैडिंग, एयरवे बिल, लॉरी रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट, पोस्टल रिसिप्ट, कमर्शियल इनवॉइस कम पैकेजिंग लिस्ट, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, पोस्टल बिल ऑफ एक्सपोर्ट। ये किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए था। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट क्या है, बिल ऑफ लैडिंग, एयरवे बिल, लॉरी रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट, पोस्टल रिसिप्ट, कमर्शियल इनवॉइस कम पैकेजिंग, बिल ऑफ एंट्री। ये किसके लिए था, ये था जी इंपोर्ट के लिए। किसने बोला है, ये बोला है सर डीजीएफटी ने। अब चले प्रिंसिपल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या कहता है, कहता है डीजीएफटी में थ्रू नोटिफिकेशन इंपोज रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नेसेसरी फॉर, किस कौन कौन सा चीज है, किसके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक मॉरल, पब्लिक मॉरल्स को लेकर अगर नैतिक को लेकर कोई प्रोटेक्शन करना है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। ह्यूमन एनिमल एंड प्लांट हेल्दी लाइफ को लेकर कोई उसके लिए प्रोटेक्शन रखा गया है। प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स, इसके लिए आपका प्रोटेक्शन है। डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस के लिए आपको प्रिवेंशन रखा गया है। प्रिवेंशन ऑफ यूज ऑफ प्रिजन लेबर, प्रिजन लेबर के लिए आपका क्या रखा गया है, प्रिवेंशन रखा गया है। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल ट्रेजर ऑफ आर्टिस्टिक हिस्ट्रिक एंड आर्कोलॉजिकल वैल्यू के लिए। कंजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिव नेचुरल रिसोर्सेज के लिए प्रोटेक्शन रखा गया है। ट्रेड फिजनेबल मटेरियल फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड और फिर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिक आर्म्स अम्यूनिशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वार। उसके बाद क्या रिलेटिंग टू द इंपॉर्टेंट और एक्सपोर्टेशन ऑफ गोल्ड सिल्वर। सर ध्यान रखिएगा ये डीजीएफटी नोटिफिकेशन इशू करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है किस पर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। तो ये इन सारे चीजों पर क्या करती है, वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है। अभी इतना है, हो सकता है इसको चेंज भी किया जा सके, किसके द्वारा, डीजीएफटी के द्वारा। उसकी मर्जी, जो भी जिस पे भी चाहे वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे, नहीं चाहे हटा दे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स सर्विसेज, कहता है एनी गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ व्हिच इज रिस्ट्रिक्टेड मे बी एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड ओनली द अकॉर्डिंग विद द ऑथराइजेशन और परमिशन ऑफ द अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिफिकेशन पब्लिक नोटिस शुड इन। बोल रहा है अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड गुड्स और सर्विसेज है तो उसको किया जा सकता है, उसको सर्विसेज दी जा सकती है, गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है, बशर्ते परमिशन किससे लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट चलते हैं सर, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑथराइजेशन। क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होंगे ऑथराइजेशन के लिए, कह रहा है एवरी ऑथराइजेशन शैल इंक्लूड आइदर और सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशंस as applicable in terms of para under the which authorization has been issued in addition to such condition may be specified। देखिए ये सारे कंडीशंस हैं जिसके तहत आपको ऑथराइजेशन लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता चलेगा। सबसे पहले क्या, डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है, एक्चुअल यूजर कंडीशन क्या है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एडिशन अचीव क्या है, मिनिमम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का प्राइस क्या है, बैंक गारंटी, लीगल अंडरटेकिंग, बॉन्ड या कस्टम अथॉरिटी क्या है, और वैलिडिटी पीरियड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड इन द हैंडबुक प्रोसीजर्स क्या बताया गया। तो ये क्या है सर, ये टर्म एंड कंडीशन है लाइसेंस लेने के लिए, नहीं हाँ जब परमिशन लेने के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उस पे। नेक्स्ट है इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड। ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर कितने डिजिट का होता है सर, 10 डिजिट का होता है, बस इससे ज्यादा आपको नहीं ध्यान देना है। क्या बोल रहा है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर अलॉटेड टू द पर्सन दैट इज मैंडेटरी फॉर अंडरटेकिंग एनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज विद अ व्यू टू मेंटेन द यूनिक आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी फॉर अ फर्म कंपनी एंड एलएलपी consequent upon the introduction implementation of GST IEC will be equal to the PAN will be separately issued by the DGFT based on application। देखिए जी जैसे पैन नंबर होता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, उसी तरीके से इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बिजनेस के लिए जो भी कंपनीज ये करना चाहती है उसके लिए IEC इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये मैंडेटरी रखा गया है, इसके बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये कौन इशू करती है, ये DGFT इशू करती है एप्लीकेशन देने के बाद।
फिर स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज एसटी आर गवर्नमेंटल एंड द नॉन गवर्नमेंटल एंटरप्राइज इंक्लूडिंग मार्केट बोर्ड विच डील विद द गुड्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट एनी गुड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द विच गवर्नमेंट थ्रू एक्सक्लूसिव और स्पेशल प्रिविलेज granted state trading enterprise may be imported or exported by the concerned ST and as per condition specified in ITC HS। और दो और है कि ट्रेड विद द नाइबरिंग कंट्रीज, कह रहा है DGFT में इशू इंस्ट्रक्शन और as a may be required to promote trade and strengthen economic ties with the neighboring countries। और लास्ट में है ट्रांजिट फैसिलिटी। देखिएगा जी, transit of the goods and through India or countries adjacent India shall be regulated in accordance with the bilateral treaties between India and those countries and will be subject to the such restriction as may specified by DGFT according with the international convention। लीजिए जी, 9 चैप्टर में 2 चैप्टर अभी खत्म हुए हैं और 2 चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, देखिए हर लाइन से कुछ कुछ चीजें याद रखनी, जैसे आपको क्या स्टेट ट्रेड इंटरप्राइज क्या है तो उसके बारे में दिया गया, एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड कितने डिजिट 10 डिजिट का होता है, कि मैंडेटरी है, हाँ सिर्फ मैंडेटरी है, टर्म्स एंड कंडीशन एक बार पढ़ लेना है आपको याद हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड गुड्स पर क्या है क्या कहानी है इसको जान लेना है, डीजीएफटी नोटिफिकेशन दी है रिस्ट्रिक्शंस पे उसके रूल्स देख लेने, फिर अब ये देखिए बीबीआई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए इसको देख लेना है, अथॉरिटी और स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स तो ये तो अथॉरिटी पता है कौन है डीजीएफटी है, तो आपको क्या करना है आपको नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको चैप्टर 1 के जो भी चीजें हैं उससे भी थोड़े थोड़े नोट्स बना लेने हैं, जो मेन टॉपिक है जो डेटाबेस्ड है, ये पूरा डेटाबेस्ड है तो इस पर आपको डेटाबेस काम करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन सी बॉडी हेड है और अदर रेगुलेटरी बॉडीज अदर उसके साथ काम करने वाली बॉडीज कौन कौन सी है, नहीं। हाँ जी सर, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ऐसा उम्मीद करता हूं, और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना, इवनिंग में कॉल भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पे आपको सारे नोट्स और सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल सर्च करिएगा, एक ही आएगा जो लोगो आपके मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसी लोगों के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।